नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य की मोम निर्मला ने नेहा से जो कुछ भी कहा था उसका इम्पैक्ट नेहा के मन पर बहुत ही गहरा हुआ था। कुछ दिनों पहले जो बात उसकी हुई थी वो आदित्य की केयर में कहीं धुंधला सी गई थी, लेकिन आज निर्मला ने फिर से उसे याद दिला दिया था कि वो आदित्य के लायक नहीं थी। मजबूर कर दिया था उसे सोचने में कि आदित्य को छोड़ने में ही उसकी भलाई है। वो बार बार ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन सा पल था जब नेहा की फीलिंग उसके लिए बदल सी गई थी, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। जैसे ही मरियम ने निर्मला को निकलते हुए देखा तो वो वापस नेहा के पास रूम में आ गई। उसने देखा कि नेहा की आंखें रो रो कर लाल थी और उसकी सांसें तेज। मरियम कुछ पलों के लिए तो कुछ समझ ही नहीं पाई। उसे इतना तो दिख रहा था कि नेहा को जरूर निर्मला ने कुछ कहा था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। नेहा टीकरा, आर यू ऑल राइट? मरियम ने तुरंत उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नेहा को उनके साथ इतना अपनापन महसूस होता था कि उसका मन हो रहा था कि वो सब कुछ कह दे आंटी से, लेकिन अफसोस वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। मरियम खुद भी ये पूछना चाहती थी कि निर्मला मैडम ने उससे क्या कहा, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद ये सवाल उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कुछ नहीं आंटी, मेरा बस मन अच्छा नहीं है, शायद तबीयत की वजह से कुछ देर में ठीक हो जाएगा, नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा। मरियम को पता था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो सिंघानिया परिवार के प्राइवेट मैटर्स के बारे में ज्यादा नहीं पूछना चाहती थी। आंटी, आप मेरी ज्यादा चिंता मत करिए, मेरी वजह से आपको भी अपने बाकी के काम छोड़ने पड़ते हैं, नेहा ने कहा। पर यही तो मेरा काम है ना बेटा, मरियम ने कहा। मुझे कुछ देर अकेले आराम करना है, नेहा ने इतना कहकर उन्हें इशारा कर दिया था कि इस वक्त वो किसी से भी बात नहीं करेंगी। मरियम भी इतनी समझदार थी कि बिना कुछ कहे वो वहां से चुपचाप निकल गई। उनके जाने के बाद नेहा ने अपने मन को शांत करने की बहुत ही कोशिशें की, लेकिन निर्मला ने उस बात का कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा था। रह रहकर नेहा को यह एहसास हो रहा था कि आदित्य पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल और ऑफिस के चक्कर काट रहा था। ना चाहते हुए भी उसे ये महसूस हो गया था कि इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वही थी। रात के वक्त भी इन बातों का गिल्ट लिए हुए भारी मन के साथ उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने रोज की तरह आदित्य को अपने बगल में पाया। तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग, आदित्य ने आंख मसलते हुए कहा। हाँ, नेहा ने सिर हिलाकर कह तो दिया था, लेकिन रात भर जो कच्ची पक्की नींद उसे लगी थी ये वही जानती थी। एक ही रात में उसने बहुत कुछ सोच लिया था। अब दर्द कैसा है? आदित्य ने पूछा। काफी ठीक है, नेहा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। हाँ, डॉक्टर भी कह रहे थे कि तुम्हारी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट है, जल्दी ही वो डिस्चार्ज दे देंगे, आदित्य ने बताया। वो खुद भी अब एक बिस्तर पर लेटे लेटे बोर हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि कब वो यहाँ से निकलकर अपना काम फिर से करेगी तो शायद उसे थोड़ा सा बेटर फील हो। आदित्य नेहा के साथ नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। अगले ही दिन नेहा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल से निकलने पर सिर्फ नेहा को छोड़कर बाकी सब लोग खुश थे। घर जाने के बाद एक दो दिन आराम करके नेहा अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक महसूस कर रही थी। उसके घाव अब पूरी तरह से भर चुके थे और अब उनके निशान भी मिट रहे थे। वो अपने आप को निर्मला की हिदायतों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश तो कर रही थी, लेकिन कई बार वो बैठे बैठे एकदम से ही ब्लैंक हो जाती थी। एक जगह देखती थी तो वही देखती ही रह जाती थी। अपने अंदर की कसमकस से रोज लड़ते हुए नेहा ने अब ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। वापिस अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में ढालने की नेहा कोशिश कर रही थी। एक दिन नेहा ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गई थी। बड़ी, आप आ गए? पीहू ने नेहा को पकड़ते हुए कहा। हाँ मेरी बच्ची, क्या हुआ? आप मुझे मिस कर रहे थे? नेहा ने उसे गोद में उठाकर कहा। हाँ, मुझे आज आपके हाथ का खाना खाने का मन है, चलो हम दोनों मिलकर कुछ बनाते हैं किचन में, जैसे पहले बनाया करते थे, पीहू ने उसके गले पर अपने दोनों हाथ लटकाते हुए कहा।
क्यों नहीं, चलो आपको जो खाना है वो बताओ और उसका सामान हम बाहर से खरीद कर लाते हैं। नेहा ने भी उसे एक्साइटमेंट से जवाब दिया। उसे पता था कि उसके पास पीहू के अलावा और कोई भी नहीं था और अपनी दिक्कतों की वजह से वो उसकी खुशियों पर आंच नहीं दे आने देना चाहती थी। उसने अपना फोन निकाला और आदित्य को मैसेज टाइप किया कि वो और पीहू मार्केट जा रहे हैं, पर भेजने से पहले ही उसे एक अनजान नंबर से अब कॉल आ गया। नेहा ने नया फोन लिया था, इसलिए कई सारे नंबर्स उसके डिलीट हो चुके थे। उसने जैसे ही फोन उठाकर कहा हेलो, दूसरी ओर से एक आवाज आई। हेलो, मैं निर्मला। ये सुनते ही नेहा फिर से सुन पड़ गई। जिन बातों ने अभी तक उसका पीछा ही नहीं छोड़ा था वो फिर से एक बार उसके दिमाग में अब घूमना शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने कांपते हुए हाथों को संभाला और कहा हेलो आंटी। इसके बाद दोनों तरफ एक अनजान सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को पता था कि आगे क्या बात होने वाली है। कुछ ही देर बाद निर्मला ने पूछा हाउ इज योर हेल्थ नाउ। बेटर आंटी, मुझे डिस्चार्ज मिल गया है, नेहा ने बताया। हाँ, तो अब तुम अस्पताल से बाहर आ तो गई हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने हमारी बात के बारे में आगे क्या सोचा। मैंने ऑलरेडी बहुत ही पेशेंटली तुम्हारे जवाब का इंतजार किया है। निर्मला ने इधर इधर उधर ना घुमाते हुए सीधे ही पॉइंट की बात की। निर्मला की आवाज में वो ही दम था जो कि बिना गुस्सा दिखाए अपनी बात मजबूती से कह जाती थी। नेहा जानती थी कि वो चाहे जितना भी अवॉइड कर ले, उसे एक ना एक दिन तो निर्मला को फेस करना ही था। उसके सवालों का जवाब देना ही था। आंटी, ऑनेस्टली मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड, नेहा ने कहा। वो चाहे जितना भी भाग ले, आदित्य को छोड़ने का फैसला ऐसा तो नहीं था तो नेहा चुटकियों में ले सके। उसके लिए इस बारे में सोचना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ निर्मला अब अपना पेशेंस खोती जा रही थी। एक बार वो अपने आप को नेहा पर चिल्लाने से रोक नहीं पाई। नेहा, तुम मुझसे चाहती क्या हो। तुम ये चाहती हो कि आदित्य अपनी सारी रेपुटेशन खो दे। क्या तुम यही चाहती हो कि आदित्य की इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाए। निर्मला ने गुस्से में पूछा। आंटी प्लीज, आप शांत हो जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, नेहा ने कहा। बस मैंने पहले ही इस बारे में तुमसे काफी बात कर ली है। अब मैं और समझा नहीं सकती तुम्हें। अब मैं जो कर रही हूँ या जो करूंगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। निर्मला ने इसका ये इतना कहकर फोन काट दिया। नेहा फोन के कटने के बाद ही उसे अपने कानों से लगाए हुए बैठी हुई थी। कुछ देर उसे ये समझने में लग गई कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। निर्मला ने उसके सामने आदित्य को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। ये सब सोचकर उसकी आंखें अब नम हो गई थी। तभी किसी के आने की आहट उसे सुनाई दी। उसने ये सुनते ही अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य से कुछ भी छुपाना उसके बस की बात नहीं थी अब। आदित्य ने उसका चेहरा देखते ही पूछ लिया, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, कुछ हुआ है क्या। उसने ये पूछते ही तुरंत अपना बैग नीचे रखा और नेहा के गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। नेहा ने तुरंत अपना चेहरा झुकाकर अपनी आंखों को छुपाने की कोशिश की और झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, वो बस आंख में कुछ कचरा चला गया है, शायद मैं जाकर वॉश करके आती हूँ। इतना कहकर नेहा ऊपर जाने ही लगी कि तभी आदित्य उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। दिखाओ मुझे, सच में कुछ गया है क्या, या मुझसे तुम कुछ छुपा रही हो। आदित्य ने नेहा की आंखों को फूंक कर उन्हें ध्यान से देखते हुए पूछा। दोनों अब एक दूसरे के इतने करीब थे कि नेहा चाहकर भी अपनी नजरें दूर नहीं कर पा रही थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं है और तुम ज्यादा मत सोचो, नेहा ने कहा। नेहा पर आदित्य को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो जैसे ही उसे गले लगाकर फिर से पूछने वाला था, तभी पीहू दौड़ते हुए वहां पहुंच गई। बड़ी, मैं रेडी हो गई, चले मार्केट। पीहू की आवाज सुनते ही आदित्य और नेहा एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए। इतनी देर में नेहा के दिमाग से ये ख्याल तो निकल ही गया कि उसने पीहू को हाँ कह दिया था। निर्मला की बातें उसके दिमाग में इतनी घर कर चुकी थी कि वो अब और कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। उसने अपने घुटनों पर बैठकर पीहू से कहा, पीहू बड़ी, आज थोड़ा सा थक गई है, मैं आपके लिए कल खाना बनाऊं, आज थोड़ा सा आराम करने का मन है। पीहू का चेहरा ये सुनकर उदास जरूर हो गया था, लेकिन उसे भी नेहा की आंखें देखकर समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। बड़ी, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो ना। पीहू ने नेहा की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछते हुए पूछा। हाँ पीहू, बस मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, नेहा ने पीहू के गाल पर किस करते हुए कहा। वो किसी भी हाल में वो जताना नहीं चाहती थी जो उसके दिमाग में अब चल रहा था।
ठीक है बड़ी, आप आराम करो, पीहू ने कहा। और जो सामान मार्केट से लेना था उसकी लिस्ट जो उसने बनाई थी वो अपनी जेब में डाल ली। तुम लोग डिनर कर लो, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। नेहा ने आदित्य से कहा। वो इस वक्त किसी के भी सामने ना बैठना चाहती थी, ना उनसे नजरें मिलाना चाहती थी। इसलिए उसने आज सबके साथ डिनर करना भी अवॉइड किया। सबसे ज्यादा डर उसे आदित्य से लग रहा था। उसे पता था कि आदित्य ने कई बार पूछ लिया तो शायद वो अपने दिल की बात छुपा नहीं पाएगी। नेहा अपने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद आदित्य भी रोज की तरह अपने स्टडी रूम में चला गया। हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते उसका बहुत सा काम रह गया था। वो जैसे ही खुद को फोकस्ड करने की कोशिश कर रहा था, नेहा का थका और रूहान सा चेहरा उसके नजरों के सामने आ जाता। वो चाहकर भी ये भूल नहीं पा रहा था कि आज नेहा की आंखों में आंसू थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सीधा ही मयंक को फोन लगा दिया। मयंक उसके लिए हर समय अवेलेबल रहता था, फिर चाहे वो लेट नाइट हो या अर्ली मॉर्निंग। हेलो सर, कहिए, मयंक ने फोन उठाते ही कहा। मयंक, द आर्ट एंटरटेनमेंट में इस वक्त क्या चल रहा है पता करो। कौन से लोग किस प्रोजेक्ट में है उसकी जानकारी चाहिए मुझे। और हाँ, मैनेजर से कहना नेहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए, जितना उसका काम है वो उतना ही करेगी। उसका शेड्यूल हेक्टिक ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। आदित्य ने मयंक को समझा दिया। उसने सोचा कि अगर नेहा सच में ऑफिस के काम से परेशान है तो क्यों ना सीधे ही प्रॉब्लम की जड़ तक जाया जाए। ओके सर, मैं कल ही पता करता हूँ, मयंक ने कहा। उसे हंसी आ रही थी ये सोच कर के आदित्य ने इतनी रात गए उसे ये कहने के लिए फोन किया था। आदित्य के एटीट्यूड को बदलते तो वो दिन प्रतिदिन देख ही रहा था, लेकिन इस तरह से अपनी वाइफ के लिए कंसर्न शो करना साफ इशारा था कि आदित्य सिंघानिया को अब प्यार हो गया था। आदित्य ने मयंक को फोन करके ये तो कह दिया था कि उसके ऑफिस का लोड कम करवा दे, पर वो नहीं जानता था कि नेहा के ऊपर जो लोड था वो उसके अपने ही घर से आ रहा था। यहाँ निर्मला अपने घर सिंगानिया मेंशन के गार्डन में थी। उसे अपने काम के बाद किसी चीज का शौक था तो वो थी गार्डनिंग। ने समीरा ने उसे एक से एक फ्लावर गिफ्ट किए थे, जिन्हें निर्मला ने अपने हाथों से गार्डन में सजा रखा था। जिस वक्त निर्मला उन पौधों को पानी दे रही थी, एक सर्वेंट ने आकर कहा, मैडम, समीरा मैडम आपसे मिलने आई है। ओ, भेजो उनको अंदर, निर्मला ने कहा। अरे आंटी, आप अपने फेवरेट काम में बिजी हैं। हाँ, समीरा ने हंसते हुए अंदर आकर कहा। हाँ, अब क्या करें, तुमने ही तो इतने सुंदर फूल मुझे दिए हैं, मैं तो चाहकर भी अपने आप को इनके पास आने से रोक नहीं पाती, निर्मला ने मुस्कुराकर कहा। मैं भी आपकी मदद करूं, समीरा ने पूछा। हाँ हाँ, कम ना, नेहा निर्मला ने उसे बुलाया और एक वाटर पंप उसके हाथ में भी पकड़ा दिया। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए इस तरह पेड़ों में पानी डाल रही थी जैसे न जाने कितनी ही अच्छी दोस्त हों। जिस तरह से समीरा हर काम में निर्मला के साथ इन्वॉल्व हो जाती थी, निर्मला को बड़े समय से ऐसा लगने लगा था कि समीरा के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो सिंघानियाज की बहू में होनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी सुन रखा था कि समीरा दिल ही दिल में आदित्य को बहुत ही पसंद करती है। इससे अच्छा और निर्मला के लिए भला और क्या ही हो सकता था। सभी पेड़ों में पानी डालने के बाद निर्मला ने समीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज हमारे साथ ही डिनर करो। ये सुनकर जैसे समीरा की आंखें ही चमक उठी। उसे साफ दिख रहा था कि आदित्य तो अब उसकी रेंज से बाहर जा चुका था, तो अब उस तक रास्ता बनाने का सिर्फ एक ही जरिया था और वो थी निर्मला। पर आंटी, उसने जानबूझकर निर्मला को बहाना देने की कोशिश की ताकि वो उसे और भी सने से रोक सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। परवर कुछ नहीं, हमारे साथ ही खाना खाओगी तुम, चलो अंदर, निर्मला ने बड़े ही प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा और उसे अपने साथ अंदर ले गई। समीरा मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि यही एक जगह थी जहां उसका चलाया हुआ हर खेल उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा था। वैसे समीरा, वाई डोंट यू शेयर योर फीलिंग विद मी, निर्मला ने बड़े ही फ्रेंडली अंदाज में कहा। मतलब आंटी, मैं तो आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ ना, समीरा ने कहा। अरे तुम समझी नहीं शायद, मैं उस तरह की फीलिंग की बात कर रही हूँ, निर्मला ने उसे एक दोस्त की तरह चिढ़ाते हुए पूछा। ओह कम ऑन, अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम अब इतनी छोटी भी नहीं हो। हाँ, यू आर सो यंग एंड ब्यूटीफुल, तुमने आज तक अपने लिए किसी को पसंद नहीं किया, निर्मला ने हल्के अंदाज में पूछ लिया। उसका सवाल सुनकर समीरा के दिल और दिमाग में बस एक ही छवि घूम रही थी, और वो थी आदित्य की। उसके बारे में सोचकर ही उसका चेहरा अब शर्म से लाल हो चुका था। क्या आंटी, आप भी? समीरा ने बात टालते हुए खुद का चेहरा घुमा लिया।
ओफो, यू आर नोट अ किड एनीमोर। इतना शर्माने की क्या जरूरत है, वो भी मुझसे, निर्मला ने कहा। वो समीरा के ना कहते हुए ही अच्छे से समझ रही थी कि उसके दिल और जहन में किसका नाम था। आंटी, आपको तो सब पता होता है, समीरा ने हंसकर शर्माते हुए कहा। निर्मला ने उसका इशारा समझकर झट से कहा, तुम और आदित्य एक ही उम्र के हो, एक ही साथ बड़े हुए हो। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाए, और तुम्हें मुझसे तो ये सब छुपाने की जरूरत नहीं है। निर्मला ने जानबूझकर इस बात को छेड़ दिया ताकि समीरा खुद अपने मन की बात खुलकर कह सके। आंटी, आप मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं, कहकर समीरा ने निर्मला को गले लगा लिया। उन दोनों का दिल अब एक दूसरे को अपना चुका था, लेकिन उन दोनों के रास्ते का कांटा सिर्फ एक ही थी। उनकी नजर में वो थी नेहा। वैसे तुम सिंघानिया फैमिली रियूनियन में आ रही हो ना, निर्मला ने पूछा। हाँ आंटी, मैं आना तो चाहती हूँ, पर आपको तो पता ही है कि वो फैमिली रियूनियन है, पता नहीं मेरा वहां आना कितना ठीक होगा। समीरा ने उदास चेहरे से कहा। वो इसी कोशिश में लगी थी कि निर्मला किसी तरह से उसे हर जगह इनवाइट कर ले, शायद इन्हीं तरीकों से वो आदित्य के करीब आ सके। अरे, तुम्हें ये सब सोचने की क्या जरूरत है, तुम भी हमारी फैमिली के जैसी ही हो, तुम्हारा मन है तो तुम्हें आना ही होगा। और अब तो मैंने कह भी दिया है, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, निर्मला ने पूरे हक से कहा। बस यही तो समीरा सुनना चाहती थी। वो जानती थी कि एक बार निर्मला ने उसे दिल से अपना लिया तो उसका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच आंटी, समीरा ने खुश होकर कहा। समीरा तो उस रियूनियन में आ रही थी, लेकिन निर्मला को ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अगर नेहा ने तब तक कोई फैसला नहीं लिया तो शायद नेहा भी वहां पर मौजूद होगी रहेगी, और ये निर्मला हरगिज भी नहीं चाहती थी। समीरा के साथ डिनर करने के बाद निर्मला समीरा को लिविंग रूम में अकेला छोड़कर कुछ देर के लिए अपना फोन लेकर बाहर चली गई। समीरा को समझ नहीं आया कि अचानक उन्हें किसे कॉल करना पड़ रहा था। यहाँ निर्मला के दिमाग में नेहा वाली बात तब भी रह गई थी, इसलिए वो एक बार और उसे कॉल करके रिमाइंड करवाना चाहती थी। इस बार भी निर्मला ने नेहा से वही बात की, वो सब कुछ फिर से समझाया जो कि वो पिछले कई दिनों से समझा रही थी। और इस बार भी नेहा ने वही जवाब दिया जो अब तक वो देती आ रही थी। निर्मला जितनी बार नेहा से बात कर रही थी उतनी ही बार उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। अब निर्मला और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो और गुस्सा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या करे जिससे नेहा अपने आप आदित्य को छोड़ दे। उसका पूरा मूड ये सोचकर खराब हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी और का मूड उससे भी ज्यादा खराब था। उसे पता ही नहीं चला कि समीरा उसका पीछा कर रही थी और उसने चुपके से खड़े होकर निर्मला की सारी ही बातें सुन ली थी। उसे भी अब ये समझ आ गया था कि निर्मला नेहा को बहुत ही समझा रही थी, लेकिन नेहा आदित्य को छोड़ना नहीं चाहती थी। ब्लडी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, इतना कह रही थी आंटी, फिर भी अरे ये तो इनका बड़प्पन है कि वो इतना सब कुछ ऑफर कर रही हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता तो उसे फूटी कोड़ी भी नहीं देता। वैसे लालची कम नहीं है वो, जब मुर्गी ही हाथ लग गई हो तो सोने के अंडे का क्या करेगी वो। लेकिन मैं ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने दूंगी। नेहा, तुम्हें आदित्य को छोड़ना ही होगा, वो मेरा है, सिर्फ मेरा, समीरा ने गुस्से से मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, और चुपके से वापिस आकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब निर्मला बड़ी मुश्किल से अपने आप को नॉर्मल करके लिविंग रूम की तरफ लौटी तो वहां समीरा बैठी हुई थी। उन दोनों का ही मूड अंदर ही अंदर बहुत ही खराब था, लेकिन वो एक दूसरे के सामने ये शो नहीं करना चाहते थे। आंटी, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। समीरा ने सोचा कि इस खराब मूड के साथ यहाँ रुकने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है। अरे, पर क्यों जाना है तुम्हें, आज रात यहीं रुक जाओ, निर्मला ने पूछा। नहीं आंटी, मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मुझे जाना होगा, समीरा ने जवाब दिया, और वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। ओ, अब ऑफिस के काम के आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, आराम से जाओ और काम करो। तुम्हें इतनी मेहनत करते देखकर अच्छा लगता है, निर्मला ने कहा। थैंक्स आंटी, मुझे डैड का काफी सपोर्ट है, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब बांटना चाहती हूँ। समीरा अच्छे से जानती थी कि निर्मला को इम्प्रेस करने के लिए क्या बोलना चाहिए। निर्मला उसे देखकर उस पर गर्व कर रही थी, और वो दिल ही में सोच रही थी कि सिंघानिया परिवार को एक ऐसी ही बहू चाहिए जो अपने करियर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आदित्य जैसी ही फोकस्ड हो, उसके ही स्टैंडर्ड की हो, और ये सारी ही खूबियां उसे अब समीरा में नजर आ रही थी। प्राउड ऑफ यू बेटा, तुम आराम से घर जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा, निर्मला ने कहा। पर आंटी, मैं गाड़ी लाई हूँ, समीरा ने कहा।
नहीं, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, निर्मला ने कहकर ड्राइवर को बुलाया और खुशी खुशी समीरा को उसके घर भेज दिया। समीरा काम का बहाना करके निकल तो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी सिर्फ एक ही बात चल रही थी। नेहा आदित्य को छोड़ना नहीं चाहती। अपने घर आते ही उसने अपने बॉस को स्टडी रूम में बंद कर लिया और बस इसी बात पर दिमाग लगाई जा रही थी कि नेहा को कैसे आदित्य से दूर किया जाए, कैसे उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जाए कि वो खुद ब खुद आदित्य को छोड़कर चली जाए। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए, ना नेहा कुछ फैसला ले पाई थी, ना निर्मला को कोई जवाब मिला था। एक दिन नेहा अपना काम खत्म करके पीहू को स्कूल से पिकअप करने पहुंची। छुट्टी हो चुकी थी, सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल रहे थे। नेहा सबको देख रही थी, लेकिन पीहू उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके आसपास से गुजरते लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, जिसमें एक नाम हर जगह कॉमन था और वो था नेहा। हाँ, दिखने में तो बड़ी ही सुंदर है, इसीलिए तो ऐसे काम में है शायद, किसी ने भीड़ में से कहा। लेकिन आवाज नेहा के कानों तक जरूर पहुंच गई थी। हाँ यार, अब बच्ची को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही है तो पैसे तो कमाने ही पड़ते हैं ना। अब जरिया चाहे कुछ भी क्यों ना हो, दूसरी लेडी ने कहा। हाँ, उसी लालच में तो इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ है, उसी की बदौलत तो सिर उठाकर हर तरफ घूम रही है, वरना ऐसी औरतों की क्या हिम्मत, किसी तीसरे ने कहा। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके बारे में ऐसी बातें क्यों हो रही थी। वो जानती थी कि उसकी इमेज उसके सामने, सबके सामने कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसके कैरेक्टर की इस तरह से धज्जियां उड़ेगी उसने सोचा भी नहीं था। बड़ी देर तक उसके कानों में ऐसी ही उटपटांग बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन नेहा जानबूझकर इग्नोर किए जा रही थी। कुछ कुछ बातें तो इतनी घटिया थी कि जिन्हें सुनकर नेहा का मन हो रहा था कि एक बार में उन्हें शांत कर दे। पर उसे पता था कि जितना ज्यादा वो रिएक्ट करेगी उतना ही लोग उसके उसको गलत समझेंगे, इसलिए वो चुपचाप उनकी बातों को अनसुना करके वहां से पीहू को लेकर घर जाना चाहती थी। कुछ देर तक वो गेट के पास खड़ी होकर पीहू का इंतजार करती रही, लेकिन पीहू आई ही नहीं। कहाँ रह गई ये लड़की, इतना टाइम तो कभी भी नहीं लगता, नेहा मन में ही सोच कर खड़ी रही। उसने एक दो बार गार्ड से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। जब उसका सब्र का बांध टूटने लगा तो नेहा स्कूल के गेट के अंदर पहुंच गई। वो इंक्वायरी के लिए ऑफिस की तरफ जा ही रही थी कि दो बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। आंटी आंटी, नेहा, दोनों बच्चों ने हाँफते हुए नेहा को पुकारा। देखने में दोनों ही 8-9 साल के लग रहे थे। नेहा को पता था कि ये पीहू की क्लास के तो नहीं है, फिर उसे क्यों बुला रहे हैं ये उसे पता नहीं था। क्या हो गया, नेहा ने पूछा। वो ग्राउंड में वो पीहू, एक बच्चे ने हाँफते हुए कहा। पीहू का नाम सुनते ही नेहा एकदम से डर गई। पीहू, क्या हो गया है, पीहू को कहाँ है वो, ठीक से बताओ। नेहा ने एक ही सांस में उन दोनों ही बच्चों से कई सवाल कर दिए। उस ग्राउंड में आंटी आइए, दोनों बच्चों ने कहा और नेहा का हाथ पकड़कर उसे ग्राउंड में ले गए। नेहा जैसे ही वहां पहुंची उसने देखा कि कई बच्चों ने वहां पर भीड़ लगा रखी थी। नेहा तेजी से उस भीड़ के बीच से निकलकर बच्चों के पास गई तो देखा कि वहां पर दो बच्चे एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ रहे थे। होश तो उसके तब उड़ गए जब उसने देखा कि उनमें से एक पीहू थी। पीहू, नेहा ने तेजी से पहुंचकर पीहू को अपनी ओर खींचा। नेहा जितना पीहू को बचाने की कोशिश कर रही थी, सामने वाला बच्चा उतना ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पीहू से भारी दुश्मनी हो। नेहा ने पीहू को पीछे करके उसे रोकने की कोशिश की तो उस बच्चे ने नेहा को भी धक्का दे दिया। स्टे अवे, आप गंदी हो, सब कहते हैं कि आप अच्छी नहीं हो और इसलिए ये पीहू भी अच्छी नहीं है। उस बच्चे ने नेहा और पीहू दोनों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बड़ी के बारे में कुछ भी बोला तो पीहू ने उसे जवाब देने के लिए नेहा के सामने आ गई और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन नेहा ने जैसे तैसे उसे रोक लिया। रुको पीहू, क्या हो गया है ये सब, नेहा ने कहा। क्या बात है, हाँ क्यों लड़ रहे हो आप, क्या बिगाड़ा है पीहू ने आपका। नेहा ने उस बच्चे के हाथों को पकड़ते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नेहा और पीहू के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हें पता भी है मेरे पेरेंट्स कौन है, उस बच्चे ने कहा। आपके पेरेंट्स जो भी हो, किसी को मारना बहुत ही गंदी बात है, लर्न टू बिहेव प्रॉपरली, नेहा ने थोड़ा सा सख्ती से कहा। वो अनजान बच्चे पर अपना जोर नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से गुस्से में वो था, उसे रोकना बहुत ही जरूरी था। उस भीड़ में कुछ पेरेंट्स भी खड़े थे जो ये तमाशा देख रहे थे। अभी भी कहीं खुसर पुसर की आवाज में नेहा के कैरेक्टर को लेकर तमाम बातें हो रही थी। चलिए अंदर दोनों, आप लोगों से टीचर बात करेगी। नेहा ने दोनों का हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने लगी, लेकिन दूसरे बच्चे ने अपना हाथ नेहा से छुड़ा लिया।
मुझे नहीं जाना, डोंट टच मी, आप अच्छी नहीं है, आपको ये उल्टी सीधी बातें किसने कही है, नेहा ने पूछा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना जरा सा बच्चा इस तरह की बातें बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर पीहू एक बार फिर से रिएक्ट करने वाली थी कि तभी उनकी टीचर्स दौड़ते हुए वहां पर आई। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर? उन्हें देखते ही नेहा अपनी शिकायत करती है कि उससे पहले ही टीचर ने कहा, मैम आप प्लीज अंदर आइए, हम मिलकर बात करते हैं, मिलकर बात करते हैं। यहाँ मेरी बच्ची को दूसरे बच्चे मार रहे हो और आप अब आई हैं। आपने कुछ समझाया नहीं इस बच्चे को, नेहा ने गुस्से में कहा। आए दिन ऐसे तमाशे देख देख कर तो नेहा का विश्वास अब स्कूल से उठता ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि टीचर इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो जाते थे। मैम वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, मैम ये तो बच्चे हैं, इन्हें मैं समझा दूंगी पर ये कुछ ज्यादा समझेंगे नहीं। आप प्लीज अभी मेरे साथ अंदर आइए, टीचर ने इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहा। इतनी देर में उस दूसरे बच्चे को संभालने के लिए दूसरे टीचर्स भी वहां पर आ गए थे। नेहा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन टीचर से बात करने के अलावा अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चलिए, नेहा ने कहा और पीयू का हाथ पकड़कर ऑफिस की तरफ बढ़ गई। टीचर से अकेले में बात करने के लिए मिसिज नेहा प्लीज बी सीटेड, टीचर ने कहा और नेहा को अपने सामने बिठा लिया। कहिए क्या कहना है, नेहा ने गुस्से से भरी आवाज में रूड टोन में कहा। देखिए मिस नेहा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे, टीचर ने बड़ी ही पोलाइटली कहा। मेरी बेटी को दूसरे बच्चे मार रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा तो और क्या ही होगा, और ये पहली बार नहीं, बार बार हो रहा है, नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। अब तो उसे इन स्कूल वालों का कंसर्न ही झूठा लगने लगा था। मेरी बात समझने की कोशिश की करिएगा, मैं इसी सिलसिले में आज आपको मैंने यहाँ पर बुलाया है, टीचर ने सॉफ्टली कहा। वो जितना नेहा के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, नेहा को उतना ही ज्यादा अब गुस्सा आ रहा था। मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए, दैट्स इट, नेहा ने कहा। देखिए मैं जानती हूँ कि ये सारे स्कूल की जिम्मेदारी है, दोनों बच्चों को नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है, टीचर ने इस पूरे ही इंसिडेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की। चोट नहीं आई है मतलब? आप क्या चाहती हैं, मैं पीहू को चोट लगने का वेट करती रहूं, नेहा ने पूछा। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो हुआ है वो ठीक हुआ, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड द रीजन फॉर ऑल दिस मैस, टीचर ने कहा। रीजन, व्हाट रीजन, नेहा ने गुस्से में पूछा। आप हैं रीजन, मैं जानती हूँ ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आपके मैटर अब स्कूल को भी अफेक्ट करने लगे हैं, टीचर ने बड़ी ही झिझक के साथ कहने की कोशिश की। कहना क्या चाहती हैं आप, खुलकर बोलिए, नेहा ने पूछा। मैम आपने अपने बारे में चल रहे रूमर्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये रूमर ही बच्चों ये रूमर ही कारण है बच्चों के बीच हुई इस लड़ाई का। मैंने इस मामले को काफी संभालने की कोशिश की है, लेकिन स्कूल किसी एक बच्चे या उनके पेरेंट की वजह से इतना सफर नहीं कर सकता। इसलिए एज ए टीचर मैं ये सजेशन दूंगी कि पीहू के लिए ये स्कूल ठीक नहीं है, टीचर ने अब हिचकिचाते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर नेहा की आंखें फटी रह गई। एक मिनट, क्या कहा आपने? आप चाहती हैं कि पीहू ये स्कूल छोड़ दे? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। मैं ये सब पीहू की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। आप खुद भी देख रही हैं कि जब से वो इस स्कूल में आई है उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी उसकी किसी के साथ लड़ाई तो कभी आपकी। आपको नहीं लगता कि एक 5 साल की बच्ची के लिए ये सब कुछ देखना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है? आपको नहीं लगता कि आप अपने कारण पीहू के साथ इनजस्टिस कर रही हैं, टीचर ने कहा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग इरिस्पॉन्सिबल है। पीहू की तो किसी भी मैटर में कोई भी गलती नहीं थी, तो भी आप दूसरों से कुछ कहने की बजाय उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। डू यू थिंक इट्स राइट, नेहा ने पूछा। मैं पीहू को स्कूल से निकाल नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ओर से एक सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि एज ए टीचर मुझे उसके इमोशनल और फिजिकल हेल्थ की चिंता है। देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये तो आप ही जानती है, लेकिन उसकी वजह से पीहू को सफर करना पड़े वो तो ठीक नहीं है ना, टीचर ने कहा। वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे उन्हें सच में पीहू की बहुत ही चिंता थी। नेहा को उनकी बातों का बुरा जरूर लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि टीचर सही कह रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद तो नेहा को खुद भी डर लगेगा पीहू की सेफ्टी को लेकर।
एक और बात, मुझे पता है कि आपका आदित्य सिंघानिया के साथ गहरा रिश्ता है। जिस तरह से उस दिन उन्होंने सबके सामने आपको सपोर्ट किया था, सबको पता है कि वो पीहू को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मिस्टर सिंघानिया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। उनसे कहिएगा कि आपने ही पीहू को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया है फॉर हर सेफ्टी। क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने ये कहा है तो वो हम सब की नौकरियां ले लेंगे, टीचर ने कहा। वो आदित्य और उसकी पावर को अच्छे से समझते थे, इसलिए खुद पर कोई आँच ना आए इसलिए नेहा को ये सब समझा रही थी। नेहा को उस टीचर के इरादे अच्छे से समझ आ रहे थे। एक तो वो पीहू को निकालना भी चाहती थी और ऊपर से खुद पर कोई ब्लेम भी नहीं आने देना चाहती थी। इतने इरिस्पॉन्सिबल लोगों के बीच तो अब नेहा भी पीहू को नहीं रखना चाहती थी। रीजन चाहे जो भी हो, उसे इस वक्त पीहू को यहाँ से ले जाना ही ठीक लग रहा था। इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊं, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बारे में जो ये घटिया बातें फैलाई किसने है, नेहा ने पूछा। जब इतने दिनों से सब शांत था तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अचानक से सभी लोग उसके खिलाफ हो चुके थे, उसके बारे में ऐसी घटिया बातें फैला रहे थे। इस सवाल को सुनते ही टीचर के चेहरे पर घबराहट सी छा गई। उसने तुरंत अपनी नजरों को चुराते हुए कहा, आप भी क्या कमाल की बात कर रही हैं मैडम। मुझे कैसे पता होगा? इतने लोगों के बीच किसने कौन सी चिंगारी लगाई है ये पता लगाना कोई आसान काम तो नहीं। टीचर के जवाब ने नेहा को और भी ज्यादा निराश कर दिया था। जिस बात का कोई अता पता ही नहीं, उसके चक्कर में स्कूल किसी बच्ची को जाने के लिए कैसे कह सकता था। मुझे तो लगता है आप मजाक कर रही हैं। मैं तो अब यहाँ खुद भी नहीं रुकना चाहूंगी, लेकिन आप लोग भी अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखिए। महज कुछ अफवाहों के कारण आप एक बच्ची जिसकी कोई भी गलती नहीं है उसे स्कूल चेंज करने के लिए कह रहे हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, पीहू यहाँ से अगर जा रही है तो ये आप लोगों का फेलियर है, हमारा नहीं। नेहा ने कहा और वहां से उठकर चली गई। उसका रोब और गुस्सा देखकर उस टीचर के भी अब पसीने छूट गए। वो जानती थी कि नेहा जब तक शांत है तब तक तो सब कुछ ठीक है। जैसे ही उसने आदित्य के सामने अपना मुंह खोला, एक बड़ा तूफान इस पूरे ही स्कूल को बहा ले जाएगा। नेहा निराशा के साथ उस ऑफिस से बाहर आई और पीहू की तरफ देखने लगी। पीहू चेहरा झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी छोटी और मोटी आंखों में आंसू भरे हुए थे। जैसे ही नेहा ने उसके नन्हे हाथों को पकड़ा, आंसू अपने आप टपक पड़े। पीहू, डोंट क्राई। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो बड़ी की है जो आपका ध्यान ही नहीं रख पाती। नेहा ने नीचे घुटनों पर बैठकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं आप गलत नहीं हो, वो गलत हैं, वो आपके बारे में गलत बोलते हैं, मैं उन सबको मुक्का मार दूंगी। पीहू ने रोते हुए पूरी जिद से कहा। नेहा को लेकर वो इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव थी कि सही में वो अच्छे अच्छों को सबक सिखा सकती थी। नहीं, अब हमें उन्हें उनसे लड़ाई नहीं करनी। वो गलत कह रहे हैं तो वो गलत है, हम तो नहीं। चलो हम घर चलेंगे। आज बड़ी आपके लिए आपका फेवरेट नूडल बनाएगी, ओके? नेहा ने उसे चीयर अप करते हुए कहा। हाँ, पीहू ने भी सिर हिलाते हुए नेहा का हाथ पकड़ लिया और वहां से उसके साथ बाहर निकल पड़ी। आई एम सो सॉरी पीहू। मैंने सोचा था कि शायद अब मेरी लाइफ की प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। शायद अब मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी गलत हूँ। पर अब नहीं पीहू, अब झेल लिया आपने मेरी वजह से। अभी स्कूल में हम नहीं रुकेंगे। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से संभाल नहीं सकते वहां मुझे अपनी बेटी को रखना ही नहीं है। नेहा ने मन में सोचा और पीहू को लेकर गाड़ी में बैठ गई। नेहा के वहां से निकलते ही उस टीचर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और धीरे से अपने बैग से अपना फोन निकाला। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया और कहा, हेलो, जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। नेहा पीहू को लेकर यहाँ से जा चुकी है। आखिर किससे बात कर रही थी स्कूल टीचर? कौन था जिसने ये सब कुछ प्लान किया था? कौन थी जिसने पीहू को स्कूल से निकलवा कर नेहा से अपना बदला लिया था?